जाओ। क्यों? इज्जत की। लोग अमीरों को देखकर तो अमीर बनना चाहते हैं, फिर नमाजी को देखकर नमाजी क्यों नहीं बनना चाहते? वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप नहीं मिलती, उसके लिए कैपेबल होना पड़ता है। दोस्तों, ज़िल्लत ना मिले, इज़्ज़त तो हम कमा ही लेंगे। आमीन। अब जो आपके सामने पेश होने जा रहा है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी चाहत हर किसी को है, मगर कोई उसके बारे में सीरियस नहीं है। करंट सिचुएशन पर बेस्ड ये ड्रामा जिसे पेश करने आ रहे हैं ज़ैदान और उनके साथी। निकल गया वो माइक। रुको बोलना उनको, रुको। आज का मुकद्दमा शुरू किया जाए। आज का मुकद्दमा बहुत ही अलग है। ये ना चोरी डकैती और ना ही मारपीट का मामला है। आज का केस पढ़े लिखे लोगों ने दायर किया है। आज का मुकद्दमा क्या है, अदालत तफसील से सुनना चाहेगी। आज का केस इज्जत की कुर्सी के लिए है। आज के मुकद्दमे पर रोशनी डाली जाए। माय लॉर्ड, पहले फरियादी को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। फरियादी नंबर 1 हाजिर हो। अपुन जो कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहेगा। आप कौन है और आपको क्या कहना है? अपुन गुन्ना भाई MBBS। आप किस बिना पर इज्जत की कुर्सी का दावा कर रहे हैं? अपुन एक डॉक्टर है, इसलिए इज्जत की कुर्सी का दावा कर रहा है। आप अपने पेशे के बारे में अदालत को कुछ और बताइए। जज साहब, अपुन एक मिडिल क्लास फैमिली से और अपनी बड़ी सोच के दम पर अपुन एक कामयाब डॉक्टर बना। जज साहब, इस पॉइंट को नोट किया जाए कि एक मिडिल क्लास डॉक्टर होते हुए भी आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे बना लिया? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त मेरे मुवक्किल की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। यू मे कंटिन्यू मिस इकरा। तो डॉक्टर गुन्ना भाई MBBS, ये अदालत आपसे ये जानना चाहती है कि आपके हाथों कौन सा खजाना लग गया जो आपने इतने कम वक्त में इतना आलीशान दवाखाना बना लिया? अपुन को अपनी शादी में एक बड़ी रकम जहेज के तौर पे मिली थी, उसी पैसों से अपन ने हॉस्पिटल बनाए लाए। जहेज? यू मीन डाउरी? योर ऑनर, इन पर तो डाउरी का केस लगना चाहिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त इस केस का रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन कंसिडर। अदालत में इस मुकद्दमे पर सुनवाई की इजाजत नहीं है। ठीक है, फिर आप किस बिना पर इज्जत की कुर्सी का दावा कर रहे हैं? क्योंकि खिदमत खल्क अपुन का पहला फर्ज है। अपुन दिन रात अपने मरीजों के लिए हाजिर रहता है, इसलिए इज्जत की कुर्सी अपुन को ही मिलनी चाहिए। समझा क्या? जज साहब, इनकी बात को साबित करने के लिए मेरे पास एक गवाह मौजूद है जिसे पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। गवाह मिसेस कौसर हाजिर हो। मैं जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं। क्या आप इन्हें जानती है? हाँ जी साहिब, मैंने कैसे भूल सकती, इस डॉक्टर को देखकर मेरा खून खौल उठता है। ऐसा क्या किया इन्होंने? अदालत को जरा खुलकर बताइए। मेरा एक 5 साल का बेटा था जिसके इलाज के लिए मैंने इनके हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। वहीं से इनका लूट मार का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे बच्चे की जरूरी और गैर जरूरी हजारों टेस्ट करवाए और हमको बताया गया कि मेरे बच्चे को दिल की बीमारी है, ऑपरेशन करवाना होगा। 5 लाख की डिमांड की। उस वक्त मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। उसके लिए मैंने अपना घर और ज्वेलरी बेचकर 3 लाख इनके सामने लाकर रख दिए। इनके सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर इनसे इल्तिजा की कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन ये खुदगर्ज डॉक्टर ने मुझे ये कहकर वापस कर दिया कि पूरे 5 लाख जमा होने पर ही इलाज होगा। जज साहब, ये भी डॉक्टर नहीं, खूनी है, खूनी मेरे बच्चे का। तो डॉक्टर गुन्ना भाई MBBS, आपको आपकी सफाई में और कुछ कहना है? अब मैं क्या बोलूं जज साहब? ठीक है, आप जा सकते हैं। टीचर मुन्नी बाजी हाजिर हो। मैं जो कहूंगी सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी।
आप कौन है और आपने मुकदमा क्यों दायर किया? मेरा नाम मुन्नी द इंटेलिजेंट है और मैं समझती हूँ कि एक टीचर कौम का मेहमान है, लेकिन यहाँ पे कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सब मेरे ही तो वजह से है, इसलिए इस इज्जत की कुर्सी की हकदार एक टीचर ही हो सकती है। जज साहब, सिर्फ एक टीचर ही क्यों? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि आज जो कुछ भी है एक काबिल टीचर की वजह से है। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि एक टीचर को बोलने का मौका दिया जाए। जी आप कहिए। जैसे कि मैंने कहा, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर और यहाँ तक कि आप खुद जज साहब, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं और जो आपकी इज्जत है वो भी तो एक टीचर की ही देन है। जज साहब, इनकी खिदमत को साबित करने के लिए मेरे पास एक गवाह मौजूद है जिसे पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। गवाह रुखसाना आपा हाजिर हो। सामने आप उसको। मैं जो कहूँगी सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगी। ऐसा क्या किया इन्होंने? अदालत को जरा तफसील से बताइए। मेरा नाम रुखसाना है। जज साहब, इन्होंने कभी मेरे जैसे बच्चों पर तवज्जो नहीं दी, ना ही कभी दीन की अहमियत बताई। जज साहब, मेरी ये टीचर अक्सर स्कूल से गायब रहती और जब स्कूल आ भी जाती तो अपनी सहेलियों में मगन रहती। यही नहीं जज साहब, ये फोन में भी घंटों लगी रहती और जब इम्तिहान करीब होते तो मिक्सर जूसर और ग्राइंडर की तरह फास्ट सिलेबस पढ़ाकर खत्म कर देती। जज साहब, इनकी वजह से मेरी तालीम पर से दिलचस्पी खत्म हो गई। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और आज मेरा ये हाल है कि मेरा गुजर बसर घर घर के काम कर के होता है। जज साहब, मेरी वालिदैन भी अनपढ़ थी, उन्होंने भी मेरी पढ़ाई पर सख्ती नहीं की। और बाजी आप, अगर उस वक्त आपकी नजरे करम फोन और तमाम चीज़ों को छोड़कर मेरी तरफ होता और आपका ये शफाकत भरा हाथ मेरी सिर पर होता तो आज मैं भी एक इज्जत भरी जिंदगी गुजार रही होती। बाजी, अभी भी वक्त है आपके पास, उन बच्चों को वक्त दीजिए और ईमानदारी से पढ़ाइए ताकि कोई भी बच्चा आगे जाके मेरी तरह तालीम के लिए ना तरसे और एक बेहतरीन जिंदगी गुजारे। जज साहब, ये किसी भी तरह इज्जत की कुर्सी की हकदार नहीं हो सकती। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त मेरे क्लाइंट की बेइज्जती कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन कंसिडर। अदालत में इन बातों की इजाजत नहीं है, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल तो रखिए। थैंक यू माय लॉर्ड। तो टीचर इंटेलिजेंट, आपको आपकी सफाई में और कुछ कहना है? जी नहीं जज साहब। ठीक है, आप जा सकती है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आकर कहिए। हम जो कहेंगे सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे। इस इज्जत की कुर्सी के असल हकदार हम हैं। आप किस बिना पर इज्जत की कुर्सी का दावा कर रहे हैं? ये सवाल कैसे पूछा आपने? हमने अपने बच्चों को नामी ग्रामी स्कूलों में पढ़ाया, महंगे से महंगे ट्यूशन क्लासेस में एडमिशन दिलाया, यहाँ तक कि सारी दुनिया की परेशानियाँ हम झेले और इज्जत की कुर्सी किसी और को मिले, यह हरगिज नहीं हो सकता। योर ऑनर, ये बात तो हर कोई जानता है कि माँ बाप अपने बच्चों की तालीम के लिए क्या कुछ नहीं करते। जज साहब, मैंने अपने करियर में ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जिन्हें अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं मिलता, जिन्हें अपनी किटी पार्टीज और कॉन्फ्रेंस बिजनेस से फुर्सत ही नहीं मिलती। जी नहीं जज साहब, ऐसा नहीं है। हमने हमारे बच्चों के हर शौक को पूरा किया, दिन रात मेहनत करके उन्हें अच्छी से अच्छी चीज ला कर दी और अब जब हम हमारा हक मांग रहे हैं तो इस भरी अदालत में हमारी परवरिश पर उंगली उठाई जा रही है और हमें बेइज्जत कर रहे हैं। रुकिए जज साहब, हमें भी कुछ कहना है। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। हम जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं। जज साहब, मेरे वालिदैन ने मेरी तालीम और तरबियत पर ज़रा भी तवज्जो नहीं दी, वो अपनी मसरूफियत में लगे रहे। आज इनकी लापरवाही की वजह से ही मैं गलत साहिबतों और दोस्तों का शिकार बन चुकी हूँ। मेरा फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। जज साहब, मैं आपसे इतना ही पूछना चाहूँगी कि सिर्फ अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देने से, खाने पीने का इंतज़ाम करा देने से हमें ये इनकार नहीं है कि इन्होंने हमें लग्जरियस लाइफ दी, लेकिन क्या इतना ही फ़र्ज़ होता है वालिदैन का? ना हमें कभी अच्छा इंसान बना और ना ही दीन का इल्म सिखाया कि अल्लाह और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या चाहते हैं, और ना ही ये कभी समझ
कोशिश की कि अच्छा इंसान कैसे बने, जैसा चाहे खाया पिया, जैसे चाहे कपड़े पहने, जिससे चाहे दोस्ती करवा दी। इन्होंने हमसे कभी रोक टोक नहीं की, लेकिन आज इन्हीं की वजह से ही हमारा इस्लाम खतरे में है। इनके पास तो टाइम ही नहीं था। मेरे जैसे वालिदैन कभी किसी को ना मिले। जज साहब इंसाफ कीजिए, फैसला कीजिए। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। यहाँ से चल। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, इस इज्जत की कुर्सी के लिए चंद लोगों ने दावा किया था। मैं उसका फैसला सुनाने से पहले चंद पेशावर लोगों को उनकी गवाह के साथ पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर मिस्टर अली को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। डॉक्टर मिस्टर अली हाजिर हो। मैं जो कहूँगा सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। आप कौन है और आपको क्या कहना है? मैं अली और पेशे से एक डॉक्टर हूँ। आप अपने पेशे के बारे में अदालत को बताइए। माय लॉर्ड, अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत ही मुकद्दस पेशे से वाबस्ता किया है, इसीलिए मेरा अव्वलीन फर्ज है लोगों की खिदमत करना। जज साहब, वो डॉक्टर ही तो होता है जो लोगों की तकलीफों में राहत पहुंचाता है। अगर आज ईमानदार डॉक्टर ना होते तो लोग मौत और बीमारियों का शिकार हो जाते। आज भाई को भाई पर भरोसा नहीं, लेकिन लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। इंसानी जिंदगी का मुहाफिज होता है डॉक्टर। जज साहब, ये कैसे कह सकते कि हर डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जज साहब शायद ये नहीं जानते कि अदालत गवाहों और सबूतों पर यकीन रखती है। बिल्कुल सही। मैं इनकी बात को साबित करने के लिए एक गवाह पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। गवाह मिस आयशा हाजिर हो। मैं जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। अदालत आपसे ये जानना चाहती है कि आप इन्हें कैसे जानती है? ऐसे रहमदिल, ईमानदार और बाशार डॉक्टर को कौन नहीं जानता। इनको इंसानियत की कदर और पेशे से पूरी ईमानदारी का जज्बा है। अल्लाह ने मसीहा जैसी पावर दी है। मिस आयशा, आप किस बिना पर इनको मसीहा का दर्जा दे रही है? कंटिन्यू मिस आयशा। शिफा देने वाला बेशक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने डॉक्टर्स को जरिया बनाया। ये डॉक्टर ही है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को राहत पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें मसीहा कहा जाता है। इस बात का जीता जाता सबूत कोविड जैसे महामारी के वक्त डॉक्टर्स की बिलोस खिदमत है। जब भाई भाई से दूरियां बनाई हुई थी, जब ये डॉक्टर ही थे जो अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों के घर घर जाकर उनका इलाज करते थे। जज साहिब, इन्हीं की वजह से आज मैं इधर जिंदा खड़ी हूँ। इन्होंने मुझे जीने की नई उम्मीद दिलाई। आप मजीद कुछ पूछना चाहते हैं? जी नहीं जज साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, इस केस को आगे बढ़ाते हुए अगला दावेदार पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मिस्टर नोमान हाजिर हो। मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आप कौन हैं और आपको क्या कहना है? मेरा नाम नौमान है और मैं पेशे से एक टीचर हूँ। आप अपनी खिदमत पर रोशनी डालिए। कौम को बनाने में टीचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जिस तरह एक जोहरी पत्थर को तराश कर हीरा बना देता है, उसी तरह एक टीचर अपने शागिर्द का मुस्तकबिल बनाता है। और मेरा कोई दावा नहीं, मुझे कोई कुर्सी नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश करता हूँ और मैंने टीचिंग के फराइज को हमेशा पहले नंबर पर रखा। योर ऑनर, मैं इनकी बात को साबित करने के लिए एक गवाह पेश करने की इजाजत चाहती हूँ, क्योंकि अदालत गवाहों और सबूतों पर यकीन रखता है। इजाजत है। गवाह मिस आयशा हाजिर हो। मैं जो कहूँगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगी। आपका नाम बताइए।
मेरा नाम आयशा है। हाँ तो मिस आयशा, अदालत को बताइए कि आपकी कामयाबी के पीछे आपके उस्ताद का क्या रोल है। जज साहब, मेरे नज़र में मेरे उस्ताद मेरे वालिदैन जैसे हैं। मेरे उस्ताद की मेहनत और लगन की वजह से आज मैं एक कामयाब डॉक्टर हूँ और मेरे उस्ताद हर तालिबे इल्म पर पर्सनल तवज्जो देते हैं और हर एक के टैलेंट को बतला कर उसे और बेहतरीन बनाते हैं। यही वजह है कि आज मेरा भाई एक मशहूर इंजीनियर है और आलिम दीन, और मेरी बहन एक IPS ऑफिसर है और हम दीन दुनिया दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया है न दीन दुनिया में रुकावट बने और ना दुनिया में हुकूक को पूरा करने में रुकावट बने। सही मैनेजमेंट सिखाया है उस्ताद ने। अल्लाह मेरे जैसे उस्ताद सभी को दे, आमीन। अक्ल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है। अक्ल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है। उस्ताद वो समंदर है जो दोनों को बढ़ा देता है। सुना जज साहब आपने, अब फैसला एक टीचर के हक में ही होना चाहिए। इस इज्जत की कुर्सी का असल हकदार एक टीचर ही है। जी वकील साहिबा, आप कुछ पूछना चाहती है? जी नहीं जज साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, इस केस को आगे बढ़ाते योर ऑनर, इस केस की आखिरी कड़ी वालिदैन को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। हाजिर हो। जज साहब, हमने बच्चों की परवरिश की, हमने तकलीफ उठाई और इनके ऐशो आराम में कभी कमी ना आने दी। माँ जिंदगी की वो हस्ती है जिसकी मोहब्बत बेलोस, खालिस और बगैर किसी शर्त के होती है। वो हर लम्हा अपने औरत की खुशी और कामयाबी के लिए दुआ करती है। जाकर उनसे पूछे जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं तो उनका इंतज़ार भी ख़त्म हो जाता है। अब हमारे फ़ोन कॉल पर हमारे आहट पर चौंकने के लिए कोई नहीं होता। वो घर जहाँ माँ का साया हुआ करता था वीरान हो जाता है माँ के बगैर। एक बाप का दिल क्या कहता है वो भी मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। मैं एक बाप हूँ, मैंने ख्वाब बेचे हैं तो सबके ख्वाब खरीद लाया। मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है सिला क्या है मेरा इनाम, बताओ मकाम क्या है। कभी तो पूछो लाडलो तुम मुझसे मेरा फसाना, मेरी कहानी। कभी तो पूछो कहाँ गई वो मेरी रंगों भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारे खातिर तुम्हारे बचपन पे वार दिए, तुम्हें पहले जवान कर दूं ये करते करते गुजार दिए। सालों तक हुई परवरिश को हम यूं ही भूल जाते हैं। जिसने हमें बोलना सिखाया हम उन्हीं को चुप कराते हैं। कितनी चाव से सिखाई थी उन्होंने हमें गिनती, अब हम उन्हीं की गलतियां गिनकर उन्हीं को सुनाते हैं। सोते नहीं थे जब तक हम ना सोते और आज वो हमारी वजह से सो नहीं पाते। हमारे भैरों के पर आंसू बहाते हैं मगर है मेरा छैया फख्र से सबको सुनाते हैं। हमारे दिए हुए घाव को दिल में छुपा लेते हैं मगर है मेरा छैया फख्र से सबको सुनाते हैं। निपट जाते थे हम तो हक समझकर जब जी चाहे, अब उनका मन करता है तो हम कितना कतराते हैं। साथियों देर अभी भी नहीं हुई, हम उन्हें हाथ जोड़कर मनाते हैं, गले लगाते हैं, पलकों पर बिठाते हैं। वो हमारे इमरोज़ है, चलो उन्हें मनाते हैं। बस कर दो ये रोना धोना, ये लोग कल भी नादान थे और आज भी नादान है। ये जो सवाल आज हमसे कर रहे हैं कल इनकी औलाद इनसे करेगी। जज साहब, अपने बच्चों के लिए तो हर कोई परफेक्ट ही होता है, अपने बच्चों के लिए तो हर कोई अच्छा ही सोचता है। इनसे पूछिए क्या कभी इन्होंने अपने दामाद और बहू के साथ अच्छा सलूक किया, क्योंकि एक सास का इम्तिहान एक बहू आने के बाद ही होता है। क्या इनके सवाल पर आपको कोई ऑब्जेक्शन है? जी नहीं जज साहब, मेरे काबिल दोस्त एक अच्छे वकील और एक अच्छे इंसान भी है। ये सवाल मेरे मन में था जज साहब। अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। जज साहब, जहाँ पर बेटियों की तालीमों पर तवज्जो नहीं दिया जाता वहाँ पर हमने हमारी बहू की तालीम मुकम्मल करने में उसका साथ दिया ताकि उसकी मेहनत बेकार ना जाए। अगर घर में पढ़ी लिखी बहू हो तो नस्लों का फ़ायदा ही फ़ायदा। हमारे घर का माहौल तो ऐसा है, हमारे घर के बहू और दामाद एक कामयाब जिंदगी बसर कर रहे हैं। हाँ जज साहब, आमतौर पर एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है जब दामाद बेटी की मदद करो तो अखलाक वाला, और जब वही बेटा बहू की मदद करो तो जोरू का गुलाम। ये तो नाइंसाफी है जज साहब, एजुकेशन से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसे पेरेंट्स की बेलौस खिदमत को साबित करने के लिए मेरे पास 2 गवाह मौजूद है जिसे पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। जी इजाजत है। आखिर के 2 गवाह एक साथ हाजिर हो। अदालत आपसे ये जानना चाहती है कि आपकी कामयाबी के पीछे का राज क्या है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे वालिदैन की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे कभी नाउम्मीद नहीं किया और हमेशा मेरी पढ़ाई पर मेरा साथ दिया।
जज साहिबा, सास मेरी बिल्कुल माँ जैसी है। मुझे दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम में भी पूरा साथ दिया। वो मुझे अक्सर असलाफ के किस्से सुनाया करती थी, जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिली। अल्लाह ऐसे सास ससुर हर किसी को अता करे, आमीन। आमीन। ठीक है, आप जा सकते हैं। तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद फैसला सुनाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह हिंद के कानून के भी दो पहलू होते हैं। अगर कानून आपको किसी चीज़ का हक देता है तो दूसरी तरफ इसके जिम्मेदारी को पूरा करने की शर्त भी लाजिम है। जब तक आप आपके काम को ठीक ढंग से अंजाम नहीं देते तब तक आप इज़्ज़त का दावा हरगिज़ नहीं कर सकते। हर पेशे में ईमानदारी और अवामी खिदमत का जज्बा शर्त है। हर पेशा मुकद्दस है, यहाँ तक कि घर घर जाकर काम करना भी, मगर ईमानदारी लाजिम है, क्योंकि कहावत मशहूर है कि एक फ़क्त के इस्लाह से समाज के इस्लाह मुमकिन है। इस अदालत का यही फैसला है कि वो इस इज़्ज़त के कुर्सी का असल हकदार हर वो पेशे से मुंतलिक हर वो शख्स है जो अपना जिम्मेदारी पूरे खुलूस से निभाना चाहता हो। इस अदालत का यही फैसला है कि इज़्ज़त की कुर्सी का असल हकदार वही है। द केस इज डिसमिस। जज़ाकल्लाहु खैरा, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सोचिए, इज़्ज़त किसे मिलनी चाहिए? अल्लाह हम में से हर किसी को इज़्ज़त की कुर्सी का हकदार बनाए, आमीन।